सो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा की तरह बहुत आसान, कोई कठिनाई नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने में। सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि इसको लिखते कैसे हैं। तो K और K के बगल में EQ या EQI, सो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने के लिए चलो हम लोग क्या करते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं अपने मन से, कुछ भी हाइपोथेटिकल। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे A और B, और उनसे हम बनाते हैं दो प्रोडक्ट C और D। ये जो छोटा ABCD है, ये है आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अच्छा, चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली दो रिएक्शंस हो रही हैं। एक रिएक्शन जो इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो इस दिशा में रिएक्शन हो रही है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग पिछली क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े हुए हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स पे निर्भर करती है, उनके एक्टिव मास पर निर्भर करती है। तो अगर हम इस फॉरवर्ड और इस बैकवर्ड रिएक्शन दोनों में लॉ ऑफ मास एक्शन का प्रयोग करें, तो इफ लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें, कहां लॉ ऑफ मास एक्शन को हमें देखना है फॉरवर्ड रिएक्शन में और बैकवर्ड रिएक्शन में। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन देखें, तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो रेट है रिएक्शन का, उसको R से लिखते हैं। वही, चूंकि अब फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो RF कर दिए। सो दिस रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को K लिखते थे, अब चूंकि फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट है तो KF लिख दिए। फिर इनटू क्या होता था, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि भाई अगर यहां पर 2A होता है तो A स्क्वायर लिखना पड़ता है, 3A होता है तो A क्यूब लिखना पड़ता है। तो A का जो कोफिशिएंट है वो स्मॉल a है, तो पावर में स्मॉल a हो गया। ऐसे ही B का कोफिशिएंट स्मॉल b है, तो पावर में स्मॉल b हो गया। अब यही बात करते हैं हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमने लिखा R बैकवर्ड RB। तो बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट लिख दिए KB, एक्टिव मास लिख दिए कैपिटल C, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिए, और D का एक्टिव मास लिख दिए कैपिटल D, उसके ऊपर पावर D, यहां पावर C। तो ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के हो गए रेट लॉ, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रेट लॉ। सो दिस इज द रेट लॉ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, और अगर याद रह जाए तो लिखने की जरूरत नहीं है। रेट लॉ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस अवर रेट लॉ फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब अगर बात इक्विलिब्रियम की करी जाए, आप चाहें तो ये सब भी लिख सकते हैं कि RF का क्या मतलब है, KF का क्या मतलब है। चलो लिख ही लेते हैं, है ना। एक बार नोटबुक में ठीक से अगर लिख जाती हैं चीजें, तो फिर रिपीट करने में, रिवाइज करने में बड़ी सुविधा हो जाती है। तो RF का मतलब हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और RB का मतलब हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फिर ऐसे ही KF का मतलब क्या हो गया, यहां लिख लेते हैं। KF जो हो गया, दैट इज रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो KB हो गया वो क्या हो गया, दिस इज रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब हमने दोनों रिएक्शन का रेट लॉ ठीक ठीक लिख लिया। अब देखो, जब इक्विलिब्रियम की बात होगी, तो इक्विलिब्रियम तो हम समझते ही हैं कि ऐसा स्टेट है इस रिवर्सिबल रिएक्शन का जब ये R फॉरवर्ड और R बैकवर्ड को सेम हो जाना है। तो देखें इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या मैथमेटिक्स होगी।
तो अगर इस इक्विलिब्रियम की स्टेट की बात करी जाए, सो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे कि ये आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड सेम होते हैं। तब आर फॉरवर्ड की जगह आर फॉरवर्ड की वैल्यू लिख देते हैं हम, तो दैट वाज के एफ कैपिटल ए टू द पावर ए एंड कैपिटल बी टू द पावर बी। और अगर आर बैकवर्ड लिखना है तो के बी और कैपिटल सी टू द पावर सी एंड कैपिटल डी टू द पावर डी। ठीक, अच्छा, अब आप क्या करिए कि इस के फॉरवर्ड के नीचे के बैकवर्ड को लाइए और सामने क्या कर देंगे, ये जो कंसंट्रेशन या एक्टिव मास वाले टर्म्स हैं इनको पहुंचा देते हैं हम सामने डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो। ये जो के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो है, यही दरअसल के इक्विलिब्रियम होता है। तो के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का जो रेशियो होगा वही हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी को क्या लिख देंगे हम लोग, के इक्विलिब्रियम। तो वो जो दी हुई रिएक्शन थी, अब जो हमने ये सब समझा इसको एक बार बॉटम लाइन करके लिख लेते हैं। तो फाइनल क्या याद रखना है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो एक बात तो तुम्हें ये याद रखनी होगी कि के इक्विलिब्रियम हो जाता है के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो, और उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, है ना। प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर दिस टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, अब ये जरूरी नहीं कि दो ही दो कंपोनेंट हों, कई सारे भी हो सकते हैं, हो सकता है एक ही हो सकता है कोफिशिएंट 1 हो, तो जैसा होगा वैसा अपने को कर देना है। तो इस तरह की रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई पूछे तो आप इसका आंसर देंगे तो प्रोडक्ट में देख लेंगे क्या क्या है, तो प्रोडक्ट में देख लिए भाई क्या क्या है, और रिएक्टेंट में देख लेंगे जो भी है। तो रिएक्टेंट के एक्टिव मास को नीचे रख देना है। और अगर इसको दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट कांस्टेंट के टर्म में लिखना हो तो हम कहेंगे कि ये जो के इक्विलिब्रियम है, ये के इक्विलिब्रियम दोनों रेट कांस्टेंट्स का रेशियो होता है। दिस इज जस्ट द रेशियो ऑफ बोथ rate constants. So this is all about the value of your equilibrium constant. भाई बात समझ आ गई। अब ये जो एक्टिव मास है, तो एक्टिव मास के बारे में हमने सीखा कि एक्टिव मास तो कई तरह से होता है। तो अगर हम एक्टिव मास को देखें तो वो कैसे कैसे हो सकता है। तो एक्टिव मास में भी in terms of concentration, then the same active mass can be in terms of partial pressure. It may be in terms of partial pressure. The same active mass can be in terms of mole fraction also. तो अब एक्टिव मास तो भाई इतने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हम फिर अपना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको भी इतने तरीके से लिख सकते हैं क्या, है ना। देखो जवाब, इसका जवाब क्या है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो अभी हमने इतना ही सीखा कि ऊपर लिखना है प्रोडक्ट का एक्टिव मास और नीचे लिखना है रिएक्टेंट का एक्टिव मास। अब भाई अगर एक्टिव मास को इतने तरीके से लिख पा रहे हैं तो के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। के इक्विलिब्रियम को या के इक्विलिब्रियम को हम लोग अलग अलग एक्टिव मास के केस में
किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक छोटा सा चार्ट हम बना लेते हैं, थोड़ा देखने में सुंदर लगता है, चीजें अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं। देखो, तो अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्टिव मास लिखा हुआ है विच इज मोल पर लीटर, तो ऐसे के इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं Kc। C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। अगर वो एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखा हुआ है तो इस तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं Kp। P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। और अगर वो एक्टिव मास मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा हुआ है तब हम क्या करेंगे, तब ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नाम दे देंगे Kx। x का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। केमिस्ट्री में x रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को, है ना। तो अगर कंसंट्रेशन है तो C, पार्शियल प्रेशर है तो P और मोल फ्रैक्शन है तो x। तब हम के इक्विलिब्रियम का जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज Kc, Kp एंड Kx रिस्पेक्टिवली। तो हमें तीन तरह के इक्विलिब्रियम देखने हैं, और जब हम तीनों तरह के इक्विलिब्रियम समझ लेंगे तो फिर हमें यह भी समझना होगा कि क्या ये आपस में भी किसी तरह से कनेक्टेड है, क्या इनमें आपस में किसी तरह का संबंध है, इसको भी देखेंगे। अब हम इन तीन तरह के इक्विलिब्रियम को समझें उससे पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलग अलग फॉर्मेट्स को स्टडी करने वाले हैं। देखो, जैसे अब इसको आर्टिकल को अगर नाम दिया जाए तो क्या नाम दूं उसको, जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिखा, भाई हमारे पास है एक A है जिसके स्मॉल a मोल्स हैं, सो दिस A इज योर गैस, है ना, ये गैसियस स्टेट में है। फिर हमने लिखा कि हमारे पास एक B है, वो लिक्विड स्टेट में है। फिर एक C है, वो एक्वस फॉर्म में है, दैट इज इन एक्वस फॉर्म। अच्छा, अब सामने गए तो सामने हमारे पास एक D है जो कि गैसियस फॉर्म में है, E है वो भी गैसियस फॉर्म में है, और एक G है विच इज इन सॉलिड फॉर्म। G स्टैंड्स फॉर गैस, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, AQ मतलब एक्वस होता ही है, और S स्टैंड्स फॉर सॉलिड। अब अगर इसका के इक्विलिब्रियम लिखना है हमें, इस रिएक्शन का अगर के इक्विलिब्रियम लिखना है तो देखो कैसे लिखते हैं। अब वो के इक्विलिब्रियम आप Kc भी हो सकता है, वही Kp भी हो सकता है, वही Kx भी हो सकता है, डिपेंडेंट अपॉन कि इनके एक्टिव मास किस फॉर्म में हमें दिए हुए हैं। अगर इन सब का कंसंट्रेशन दिया है इक्विलिब्रियम पर तो इसी को हम Kc लिख देंगे। पार्शियल प्रेशर दिया है तो इसी को हम क्या करेंगे, Kp लिख देंगे। मोल फ्रैक्शन दिया है तो इसी को हम x लिख देंगे, Kx लिख देंगे, ठीक है। तो कोई भी होगा तो के इक्विलिब्रियम में तो सारी बातें आ जाती हैं। तो देखो के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाए, ये बस आपको रिएक्शन में ध्यान ये देना है बच्चों कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते वक्त उन्हीं कंपोनेंट्स के एक्टिव मास को कंसीडर करेंगे जो या तो गैसियस हो या फिर एक्वस हो, आइदर इन गैसियस स्टेट और इन एक्वस स्टेट। ये हो गया B और ये हो गया C। किस किस को हमने छोड़ दिया, किस किस को डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड कर दिया किस किस को, भाई गलती हो गई हमसे, भारी मिस्टेक हो गया। यहां तो A होगा ना बच्चों, B तो लिक्विड है, ठीक कर लेते हैं इसको। A को तो लेना है, C को भी लेना है, B को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि B है आपका लिक्विड। हमने किस किस को छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया और हमने इसको भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड और सॉलिड थे। बाद बाकी किसी को नहीं छोड़ा, बाद बाकी सबको अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जगह दे दी। तो पहले तो ये याद रखना जरूरी है कि जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हम केवल और केवल गैसियस और एक्वस
इन्हीं दो तरह के कंपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे। जो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो सवाल है भाई, क्यों नहीं करेंगे आप कंसीडर? उसका क्या रीजन है? क्यों कंसीडर नहीं करना चाहते हैं? तो कहीं कहीं आप ऐसे लिखा पाएंगे कि इनका एक्टिव मास हो जाता है 1, यानी जो लिक्विड और सॉलिड है उनके एक्टिव मास की वैल्यू हो जाती है 1, ऐसा लिख देते हैं कहीं कहीं। तो अगर मान लीजिए कंसीडर कर भी लें तो b की पावर, जैसे देखो कैसे लिखते हैं, पहले तो रूल लिख लेते हैं, फिर रूल का लॉजिक गलत वाला और सही वाला दोनों लॉजिक समझते हैं। तो रूल क्या है जो हमने अपने को याद रखना है? हमें याद रखना है कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम liquid and solid components, liquid and solid components are discarded। लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट को हमें हटा देना है। क्यों हटाते हैं? देखिए, why these are discarded, क्यों डिस्कार्ड कर देते हैं इसको समझें। अब इस रूल का कारण क्या, क्यों ऐसा होता है? क्यों भाई लिक्विड और सॉलिड की कोई इज्जत नहीं है, है ना? तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा, देखो पहले एक थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हमने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखी या के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखा, तो इस तरह से लिखते हैं, यहां कुछ होगा, कुछ यहां पर होगा, है ना? नीचे भी कुछ एक्टिव मासेस होंगे जो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि प्रोडक्ट में कोई सॉलिड है, तो सॉलिड का एक्टिव मास लिख दिया, ऊपर कुछ पावर हो गई। और मान लीजिए रिएक्टेंट में कोई लिक्विड है, लिक्विड का एक्टिव मास लिख दिया, ऊपर कुछ पावर हो गई, है ना? हो सकता है ऊपर सॉलिड लिक्विड कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो अब चूंकि ये दिखता तो है नहीं, दिख तो रहा नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल इतना ही आंसर लेना है। हम जब लिखते हैं तो हमारा के इक्विलिब्रियम तो बस यही होता है। तो इसमें केवल कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? इसमें इंक्लूडेड हैं गैस और एक्वस फॉर्म, बस। और ये सब तो है नहीं, ये तो गायब हो जाते हैं। तो मैथमेटिकली ऐसा बोला जा सकता है इनकी वैल्यू शायद 1 होती हो, या शायद क्या लोग बड़े दावे से कहते हैं इसकी वैल्यू 1 है इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, है ना? तो दैट इज अ क्वाइट इनएप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम इसका इनएप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देखें, वो मैथमेटिकली सही लग रहा है बट वो दरअसल लॉजिकली और केमिस्ट्री के हिसाब से सही नहीं बैठता है। तो इनएप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक्टिव मास है किस किस का, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, दिस इज 1। तो इसलिए 1 लिखें ना लिखें क्या फर्क पड़ रहा है। अब इसका जो एप्रोप्रिएट या जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो देखो क्या है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझिए, जैसे हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है दैट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कुछ रिएक्टेंट के होते हैं, कुछ प्रोडक्ट के होते हैं। अब मान लीजिए उसमें कोई एक सॉलिड कंपोनेंट है, तो उस सॉलिड कंपोनेंट का से हमें कंसंट्रेशन लिखना है। के इक्विलिब्रियम मान लेते हैं केसी है, तो सब कुछ कंसंट्रेशन के टर्म्स में है। तो सॉलिड का अगर कंसंट्रेशन ऐसा शब्द पूछा जाए, या हम ऐसे कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, जरा गौर से समझिएगा बात को, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि सॉलिड के मोल्स ऑफ सॉलिड, और नीचे होगा वॉल्यूम। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देखते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि सॉल्यूट के मोल्स लिखते हैं और सॉल्यूशंस के नीचे सॉल्यूशंस के मोल लिखते हैं। बट अगर ये सॉलिड
किसी रिएक्शन मिक्सचर का हिस्सा है तो ये सॉलिड कभी भी एक होमोजीनियस सॉल्यूशन तो बनाएगा नहीं, तो ये सॉल्यूशन से अलग होगा, ये हेट्रोजीनियस होगा, अलग होगा। तो अगर इस सॉलिड का कंसंट्रेशन लिखना है तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, तो आपको सॉलिड के मोल्स लिखने पड़ेंगे ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का कंसंट्रेशन हो गया, क्योंकि ये सॉलिड बाकी के सॉल्यूशन से अलग है। ठीक है, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन, सॉलिड के मोल्स, नीचे सॉलिड का वॉल्यूम। ऐसे ही अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड किसी की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर अगर लिक्विड है तो क्या हो जाएगा, ऊपर उस लिक्विड के मोल और नीचे क्या हो जाएगा, उसी लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब समझिए जरा, रिएक्शन में अगर ये सॉलिड पार्टिसिपेट कर रहा होता तो डेफिनेटली इसका कंसंट्रेशन बदलेगा, तभी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग होगा ये। अब कंसंट्रेशन बदलेगा कैसे, तो देखें, अगर यहां से इस फॉर्मूले को देखें जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मोल पर लीटर, तो अगर सॉलिड खर्च होगा, रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, दिख ही रहा है क्योंकि रिएक्टेंट तरफ लिखा है, तो इसका मतलब खर्च हो रहा है। लेकिन सॉलिड भले ही खर्च हो, सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा। कैसे? अगर सॉलिड खर्च होगा तो जिस रेशियो में इसका वॉल्यूम खर्च होगा उसी रेशियो में इसके मोल्स भी खर्च हो जाएंगे। हमने कहा वॉल्यूम कम कर दो सॉलिड का तो मोल्स कम हो गए। तो ऊपर और नीचे में जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस से इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फ्रैक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने कहा वॉल्यूम आधा कर दीजिए तो मोल्स भी आधे हो गए, तो ऊपर भी हाफ हो गया, नीचे भी हाफ हो गया। ऐसे अगर कोई प्योर लिक्विड है उसका वॉल्यूम 4 गुना कर दीजिए तो मोल्स भी 4 गुने हो गए। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, इस कंसंट्रेशन टर्म में फर्क ही नहीं आएगा, वो एक प्योर सॉलिड हो चाहे प्योर लिक्विड हो। अब जैसे मान लीजिए गैस है ना, देखिए गैस और एक्वस में कैसे फर्क आता है। जैसे हमने कहा कि भाई कोई कंसंट्रेशन है किसी गैस का या कोई एक्वस फॉर्म है, चलो गैस और एक्वस फॉर्म को मैं अलग अलग कर देता हूं, उसमें भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो गैस की जब बात करते हैं तो अगर वो 4 गैसेस हैं तो उनके साथ क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो अगर गैस का कंसंट्रेशन देखते हैं तो ऊपर लिखा जाएगा मोल्स ऑफ गैस और नीचे लिखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो अगर गैस उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी तो गैस के मोल्स चेंज होंगे, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा बच्चों, या ओवरऑल उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाएगी। तब क्या होगा कि न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं होगा, तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब एज दिस गैस कंटिन्यू पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, दिस फ्रैक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग। ऐसे अगर हम बात करें किसी एक्वस सब्सटेंस की, तो एक्वस का मतलब ये हो गया कि उस, जैसे हमने कहा कि भाई अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब हो गया कि उसमें सॉल्यूट है अमोनिया, वैसे सॉल्वेंट है पानी। तो सॉल्यूट अमोनिया है, सॉल्वेंट पानी है, अमोनिया रिएक्ट कर रही, तो अमोनिया का वो जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का में जो पानी है उसका तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, अमोनिया के मोल्स चेंज होंगे। तो जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा, मोल्स चेंज हो रहे हैं। तो एक्वस फॉर्म भी जो होगा उसमें भी क्या होगा, ये फ्रैक्शन कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर प्योर सॉलिड की बात करें या प्योर लिक्विड की बात करें तो उसे बाकी सॉल्यूशन से मतलब ही नहीं है। उसका अगर कंसंट्रेशन लिखना है तो उसका अपना वॉल्यूम होता है, लिक्विड का अपना वॉल्यूम होता है, खुद का वॉल्यूम होता है तो खुद का वॉल्यूम लिखा जाएगा। सॉलिड का खुद का वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम लिखा जाएगा। गैस का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं, कंटेनर का वॉल्यूम। एक्वस है तो वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का होगा, केवल उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चूंकि ये एक्टिव मास को लिखने का एक तरीका है कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो रिएक्शन होती रहे, सॉलिड खर्च होता रहे, लिक्विड खर्च होता रहे, लेकिन
वॉल्यूम जिस रेशियो में कम ज्यादा होगा उसी रेशियो में मोल्स कम ज्यादा हो जाएंगे। वही अगर गैस की बात करें या एक्वस की बात करें तो उसका भी गैस की तरह बिहेवियर है। ऊपर उस सॉल्यूट के मोल्स आ जाते हैं, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है। तो सॉल्यूट चेंज होता रहता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो वहां पर ये फ्रैक्शन चेंज होते रहता है। अब चूंकि इसमें चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या हम तो फिर उसको एक्टिव मास के हिसाब से नहीं लिख सकते। भाई हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्टिव मास लिखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये धीमे धीमे वो चीजें लिखते हैं जो चेंज हो रही हैं। ये तो चेंज ही नहीं हो रही है। यानी इसका जो मास है वो कंसंट्रेशन के टर्म में देखें तो ऐसे नजर आएगा कि एक्टिवेटेड ही नहीं है। एक्टिव मास तो वो है ना जो चेंज हो, तो कंसंट्रेशन कहां चेंज हो रहा है, जैसा है वैसा ही है। हमने कहा कि भाई हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में पहले 1 किलो सॉलिड था, वो 1 किलो सॉलिड से हमने कहा कि से 1000 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेरता था। रिएक्शन हो गई कंप्लीट, 1 किलो का आधा किलो बचा, तो वो 1000 की जगह 500 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेर रहा है। तो इस फ्रैक्शन में कोई चेंज ही नहीं आता है बच्चों। ये हमेशा रिएक्शन के शुरुआत से अंत तक सेम ही रहेगा। इसलिए इन दोनों को हम लोग जगह नहीं देते हैं के इक्विलिब्रियम में, और गैस और एक्वस को जगह देते हैं। तो ये कहना बहुत आसान है कि इसकी वैल्यू 1 लिख दीजिए। 1 नहीं है बच्चों, ये चेंज ही नहीं होगा। ये शुरू से आखिरी तक कंसंट्रेशन कह लें। अब कंसंट्रेशन से ही जुड़ा पार्शियल प्रेशर है, कंसंट्रेशन से ही जुड़ा मोल फ्रैक्शन है। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में कहो, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कहो, या मान लीजिए पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कहो, कुछ नहीं बदलता है। शुरू से अंत तक गैस में मतलब उस रिएक्शन मिक्सचर में प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, उसका एक्टिव मास या उसका कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर या मोल फ्रैक्शन वही रहता है, चेंज ही नहीं होता है। इसलिए हम लोग उसको इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में जगह नहीं देते हैं। जगह किसको मिलती है? जो चेंज होते हैं। और चेंज कौन कौन होता है? गैसियस और एक्वस। तो अगर इसको कह दें कि ये 1 है तो ये उचित नहीं है। क्या कहेंगे? कोई पूछे कि क्यों सर इसको जगह नहीं मिलती, तो आप कहेंगे कि ये सॉलिड और लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है, या जो पार्शियल प्रेशर है, या जो मोल फ्रैक्शन है, सर ये रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, इसलिए हम इसको जगह यहां पर नहीं देते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका मास जो है एक्टिवेटेड नहीं है, इसका एक्टिव मास लिखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एक्टिव मास अगर होगा तो मास जो है समय समय पे चेंज होगा, यहां पे तो चेंज हो ही नहीं रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल रीजन। क्या आपको बात समझ आ गई बच्चों? यस। तो क्या सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है? तो जवाब देंगे नहीं। चूंकि उनका ये जो एक्टिव मास के टर्म्स में अगर कहें तो वो चेंज नहीं होता है, तो उसलिए वो मैथमेटिकली एक्टिव नहीं है। केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तब तो एक्टिव है, लेकिन मैथमेटिकली एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि जो है वही रहेगा, शुरू से आखिरी तक वही बना रहेगा। तो इसलिए इसको जगह नहीं मिल पाती है। तो एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा वर्ड्स में लिख लें कि कंसंट्रेशन ऑब्लिक पार्शियल प्रेशर, concentration oblique partial pressure oblique mole fraction of solid oblique liquid components, liquid components do not change during course of the reaction.
क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि जो भी न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रेशियो में चेंज होगा, तो नेट चेंज 0 आ जाएगा, है ना। तो उसको भी लिख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर चेंजेस या चेंज सिमिलरली, सो नेट चेंज in fraction, net change in fraction is 0. तो फ्रैक्शन में नेट चेंज 0 आ जाता है ना। So that's why, so this is the reason, या एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि gaseous oblique aqueous substances are placed in K equilibrium as their active mass keeps on changing till equilibrium is not achieved. तो जब तक अपना ये इक्विलिब्रियम नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक चेंज होता रहता है, इसलिए उसको वहां जगह मिलती है। कंप्लीट हो गया बच्चों? ठीक। अब ये सब इतनी सब डिटेल बातें आपको याद रहें, बहुत अच्छा है। नहीं भी रहे तो भी अच्छा है, लेकिन रिजल्ट जरूर याद रखिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब कॉपी में लिखने की बारी आए तो चूंकि रिजल्ट ही लिखने रहते हैं, अब इतना इन डेप्थ कोई तो पूछने वाला है नहीं, तो ये जरूर याद रहे कि जब भी के इक्विलिब्रियम लिखना है तो सॉलिड और लिक्विड को भूल जाना है, बाकी को लिख देना है। एक और बात ध्यान रहे, कोई कहे अच्छा तुम लिक्विड बोल रहे हो और एक्वस, दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं होता है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है बच्चों। लिक्विड और एक्वस दोनों में बहुत फर्क है। देखो कैसे, अगर हमने ऐसे लिखा ए लिक्विड और हमने लिखा ए एक्वस, क्या फर्क है? बहुत फर्क है। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो लिक्विड स्टेट में है, उसमें पानी वानी नहीं है। ए इज प्योर एंड इन लिक्विड स्टेट। लेकिन अगर हमने एक्वस लिख दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट इज अ सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का रोल अदा कर रहा है ए और सॉल्वेंट का रोल अदा कर रहा है वाटर। तो ये ए प्योर लिक्विड नहीं है। तो ए को लिक्विड लिखना और ए को एक्वस लिखना दो अलग अलग बातें हैं। जब रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी तो ए क्या होगा? इस सॉल्यूशन में चूंकि ए रिएक्शन का हिस्सा है तो ए चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल इसको आप अलग से कंसीडर नहीं कर सकते, इसको आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में देखना होगा। तो ए में तो चेंजेस आएगा लेकिन पानी में तो चेंज नहीं आएगा, या ओवरऑल सॉल्यूशन में ऐसा चेंज नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा कि इसका कंसंट्रेशन बदलेगा, क्योंकि ए खर्च होगा, पानी खर्च नहीं होगा। तो इसलिए कंसंट्रेशन में चेंज होगा। मोल्स ऑफ ए विल चेंज बट ओवरऑल वॉल्यूम विल नॉट चेंज, क्योंकि ये वॉल्यूम ए का नहीं है। अगर हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ ए एक्वस,
तो क्या ये ए का वॉल्यूम है बच्चों? नहीं। लेकिन हम कहें वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, तो क्या ए का वॉल्यूम है? हाँ, एकदम ए का वॉल्यूम है। मोल्स भी ए के हैं। तो यहां पर अगर इसका जैसे कंसंट्रेशन लिखा जाए ए एक्वस का, जैसे हमने कहा कि भाई कंसंट्रेशन लिखिए ए एक्वस का, तो आप कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं मोल्स ऑफ ए ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम ए का नहीं होता है, वॉल्यूम किसका होता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। ब्रैकेट में जरूर लिख लें कि ये सॉल्यूशन प्योर ए नहीं है, नॉट प्योर ए। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, और यहां पर क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि ये एक्टिव मास हो गया, यानी इसको हम लोग जगह देंगे। क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ये कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो के इक्विलिब्रियम में इसको जगह मिल जाएगी। या इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखो एक और तरीके से मैं इसको समझाता हूं। इसको लिख लिया आप लोग। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, अगर वो तुम्हारी रग रग में समा जाए इक्विलिब्रियम, यू कैन फील द इक्विलिब्रियम, देन ओनली यू कैन डू समथिंग इन क्वेश्चंस। केवल ऊपरी ऊपरी रट के काम नहीं चलता है ना। जरा जैसे एक मैं समझाने का आपको एक और आसान तरीके से प्रयास कर रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो काफी लोग समझ ही गए होंगे। जो अभी भी थोड़ा बहुत इनको परेशानी है, वो अब परेशानी एकदम दूर होने वाली है। जैसे, और ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट। तो अगर हम, या चलो वैसे हम जो समझाना चाहते हैं उसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन ही लिखें, जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि चलो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं तो उतनी मर्यादा का पालन करते हैं। तो जैसे आर फॉरवर्ड के बारे में क्या पढ़ते हैं? आर फॉरवर्ड या किसी भी रिएक्शन की रेट, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, वो क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। यही कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, और मान लो चलो इसको भी जगह दे दिए। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो जैसे जैसे ए ज्यादा, जैसे अगर ए ज्यादा होगा, ए का जो कंसंट्रेशन है ज्यादा होगा, तो रेट भी ज्यादा होगी। बी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगी। सी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगी। सब कम होंगे तो रेट कम होगी। अब जरा सोचो, जरा खुद से विचार करके देखो कि इस रिएक्शन में अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का लिख रहे हैं, तो रेट का सीधा ताल्लुक इनके एक्टिव मास से है। ए बी सी के एक्टिव मास से रेट का ताल्लुक है। तो जैसे जैसे रिएक्शन अपने अंजाम तक पहुंचेगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा? ए और बी चेंज होता रहेगा। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो चेंज होता रहेगा। लेकिन इस रेट पर क्या सी का कोई असर पड़ने वाला है? तो जवाब होगा नहीं। सर ये तो चेंज ही नहीं होना, फालतू में आप लिखे हुए हैं इसको, ये तो कांस्टेंट है सर, कहां बदल रहा है? ये तो कांस्टेंट है सर, नो चेंज। तो इस एक्सप्रेशन में इसका क्या काम? हम लिख दें यहां पर, हम मान लो ऐसा कर दें, यहां पर एक 420 लिखते हैं और कहेंगे नहीं अब ये रेट का लॉ जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, 420 लिखा होने से बहुत सुंदर लगता है। तो आप सोचेंगे बेवकूफ आदमी है, 420 लिखें, 525 लिखें, 636 लिखें, क्या फर्क पड़ रहा है? भाई एक्सप्रेशन में उसी को न जगह मिले जिससे कुछ फर्क पड़े। तो इसको लिखने का क्या मतलब है? यहां पर ये यूजलेस है। क्यों? ये तो बेचारा चेंज ही नहीं हो रहा है। तो रेट लॉ को ऐसे लिखा जाए, उससे बेहतर है रेट लॉ को ऐसे लिखा जाए। भाई इस रेट लॉ में उन्हीं को न जगह मिले जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जिससे रेट पर फर्क पड़े। ये तो यूजलेस है, काहे के लिए लिख रहे हैं सर? ये तो बदलना ही नहीं है, तो रेट पर क्या फर्क पड़ना है? तो इसको और बेसिस से समझना है तो उसको इस तरह समझ लीजिए। जब रेट लॉ में ही जगह नहीं, जब रेट लॉ में ही जगह नहीं, तो रेट लॉ
में क्या करते हैं कि आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड, सॉरी, जब आर फॉरवर्ड और आर बैकवर्ड को इक्वेट करते हो आप, फिर के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड करते हैं, तभी ना रिजल्ट आता है के इक्विलिब्रियम का। तो जब रेट लॉ में ही जगह नहीं मिलेगी तो फिर के इक्विलिब्रियम में कहां से जगह मिल जाएगी? वहां भी नहीं रहेगा, है ना। तो चलो और फंडामेंटल लिख लेते हैं कि rate of reaction does not, या ऐसे ना करके ऐसे लिख लेते हैं, एक्टिव मास, देखा जाए तो उसको एक्टिव लिखना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? एक्टिव मास वही होता है बच्चों जो बदले, ये तो बदल ही नहीं रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उसको एक्टिव मास कहना ही ठीक नहीं है। एक्टिव मास वर्ड का जेनेसिस क्या है? जैसे कोई मास है, हमने कहा कि भाई 1 किलो लोहा रख दिए, पड़ा हुआ है, तो किसी लिहाज से एक्टिव नहीं है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। अब हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं कि 1 लीटर अमोनिया गैस मिला दीजिए और 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दीजिए। तो दोनों के बीच में कुछ कुछ अगर रिएक्शन हो रही है तो दोनों के मास एक्टिवेट हो गए। एक्टिव होने का मतलब वो कुछ बदलेंगे, कुछ करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। जो पड़ा हुआ है उसका क्या, कहाँ एक्टिव मास, तो कंसंट्रेशन तो बदल ही नहीं रहा है। तो इसलिए उसको एक्टिव कहना भी ठीक नहीं है। तो हम उसको ज्यादा अप्रोप्रिएटली इस तरह से कहेंगे कि लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड have no role in rate law of forward and backward reaction. Therefore, no role in K equilibrium. हो गया, अब पक्का हो गया। अब देखो बच्चों, इसको समझाने में बहुत समय लगा। अब इससे बच के भी निकला जा सकता था, केवल कह देते कि इसको 1 लिख लो, हो गया, या इसको नहीं देते हैं तो बस नहीं देते, हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या है कि अब थोड़ा सा आदत से मजबूर हैं, तो सब बताना ही पड़ेगा।